नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में खबर में इजराइल ईरान वॉर की अपडेट और इसी बीच एक अमेरिका के ऐसे प्लेन की उड़ान पर बात करेंगे जिसको डूम्सडे प्लेन कहा जाता है, यानी जब वो उड़ता है तो समझ लेते हैं लोग कि अमेरिका किसी बड़े युद्ध में या किसी बड़े कदम को उठा चुका है या वो कदम अब उठने वाला है। इस प्लेन की उड़ान क्या कहती है, इस पर बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक ऐसे इकोसिस्टम से लड़ाई पर बात करेंगे जिसको अभी योगी आदित्यनाथ तोड़ने में कामयाब नहीं दिखते हैं, क्योंकि पूरे देश में योगी आदित्यनाथ को लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक आइडियल माना जाता है। उनके मॉडल को बुलडोजर मॉडल के तौर पर आप चुनावी रैलियों में, चुनावी भाषणों में, यहाँ तक कि जो टीवी पर चलती हुई डिबेट्स हैं उस सब में देखते हैं। लेकिन फिर भी एक इकोसिस्टम ऐसा है जिसको तोड़ने में वो नाकाम दिख रहे हैं, और यही कारण है कि सीबीआई जैसी प्रीमियर जांच एजेंसी ने एक जांच को लेकर लिखा है कि अगर वो मदद नहीं करते हैं, यानी जो ये जिस जांच के लिए उनको सीबीआई को दी गई थी, अगर उसमें जो संबंधित डिपार्टमेंट से वो मदद नहीं करते तो उसको जांच पहले ही बंद करनी पड़ेगी, अधूरी बंद करनी पड़ेगी। आखिर ये क्या वजह है, ये कौन सा इकोसिस्टम है, इस पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में होंगे। बिहार में वो 20 दिन में दूसरी बार जा रहे हैं और अपने पूरे कार्यकाल में लगभग 51वां ये दौरा माना जा रहा है जो बिहार का दौरा है। इसका मतलब ये है कि बिहार का चुनाव अब उरूज पर है, अब चर्चा चुनाव की होगी, रणनीति बिहार पर है। और बिहार में कल आरजेडी की तरफ से लालू यादव ने साफ किया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। आखिर ये युद्ध के जो चुनावी युद्ध है ये शुरू हो चुका, इसका बिगुल बज चुका, और माफ कीजिएगा, एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ही इसका चेहरा बन रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पद का चेहरा होने के लिए वहां एक जंग है एनडीए में जो आरजेडी के मुकाबले मुझे लगता है ज़्यादा टफ है। उस पर भी बातचीत करेंगे। 4 राज्यों में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। यूँ तो बहुत ही कम सीटों पर बाईपोल है ये, इसका कोई बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगता, लेकिन जब इसमें आपको कहा जाए कि तमिलनाडु, वो माफ़ कीजिएगा, बंगाल और केरल की सीट है, तब इसका अर्थ बनता है, क्योंकि गुजरात में भी कोई बहुत मायने नहीं है। लेकिन इन 5 सीटों का क्या मैसेज है, और जब आप केरल का नाम लेते हैं तो शशि थरूर का दर्द छलक आता है, दिखता है कि शशि थरूर अब कहाँ जाएंगे। इस पर भी लोग देखना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर सबसे बड़ी चर्चा इस देश की राजनीति में किसी की है तो वो शशि थरूर के कदमों की है, तो मुझे लगता है उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक आध कोई खबर अगर हमारा समय बचेगा तो उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले उड़ान पर अपडेट पर बात करते हैं, फिर प्लेन की उड़ान पर जाएंगे। या जो सुबह से अगर हम लोग बात देंगे, 20 जून की सुबह जो पिछले 7 दिनों की सुबह थी उससे थोड़ा उलट है, एक शांति सी दिख रही है। कुछ अलर्ट ज़रूर जारी किए गए हैं जो इजराइल ने, जो उनका गोलन प्रांत है, गिलान प्रांत है, उसके आसपास के लोगों को कहा है कि वो एक हवाई अलर्ट देते हुए हमले का खाली करने के लिए कहा गया, क्योंकि ये पूरा इलाका काफ़ी मिसाइल और जो मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट है उसका केंद्र माना जाता है। अभी तक इसराइल का बड़ा हमला यहाँ नहीं हुआ है, ये एक बड़ी चीज़ अगर हम लोग सुबह का देखते हैं अपडेट है। दोनों तरफ से तेज़ी से आकलन किया जा रहा है, और कल से जिस तरह से अटैक किया गया था एक हॉस्पिटल पर इसराइल के शिराक में, उसके बाद से ही नेतन्याहू और वहाँ के रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर खौमेनी को अपना निशाना बनाने की बात की थी। तो ये तूफान से पहले की शांति के तौर पर भी देखा जा रहा है। और अगर हम लोग कूटनीतिक सरगर्मियों की बात करें तो आज यूके, फ्रांस, जर्मनी, जेनेवा में ईरान के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे ताकि संघर्ष को कूटनीतिक रास्ते से हल किया जा सके। अभी तक कोई भी सुबह जो कोई बड़ा हमला ना तो ईरान की तरफ से इजराइल पर, ना इजराइल से ईरान की तरफ दिख रहा है। लेकिन एक बड़ी तैयारी ज़रूर दिख रही है, चूँकि गिलान में जो इलाका है वो कोलेश तालिशान गांव है जो कैस्पियन सी के निकट है, और उस पर ये सब कहा जा रहा है कि वो इससे खाली कर दें। तो लिहाजा ईरान में अलग अलग जगह से आपने देखा था कि तेहरान से एक बड़ी संख्या में लोग निकल रहे थे, इस्फहान और अलग समय छोटे छोटे शहरों की तरफ से था, लेकिन सरकारी कोई
पलायन के लिए कोई बात नहीं कही गई है। तो लिहाजा ये एक जो नैसर्गिक डर के तौर पर जब कहीं बहुत बड़ी हिंसा होती है तो और या युद्ध होता है तो वहाँ से जो नेचुरल तौर पर जो नागरिक भागते हैं ये उसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। हम लोग आज इस पर भी बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो मिडिल ईस्ट है ये कोई नया युद्ध इस तरह से बहुत बड़ी बात जिसको हम लोगों को इस वक्त लग रही है, लेकिन मिडिल ईस्ट हमेशा से युद्धों की चपेट में रहा है। अगर 1900 से लेकर अब तक का डाटा आप देखेंगे तो वो एक बड़ा ही दिलचस्प डाटा है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले मैं उस प्लेन की बात करता हूं और उसके बाद ये बताएंगे कि इस लड़ाई में और आगे कितना ज़्यादा युद्ध आगे बढ़ सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं डूम्सडे प्लेन। ये एक प्लेन है जिसको पेटांगन, जिसका नाम जो है फ्लाइंग पेटांगन कहा जाता है। इस प्लेन की उड़ान जो है ये दुनिया की तमाम देशों में इसको एक संकेत के तौर पर लिया जाता है। ये प्लेन 35 घंटे तक हवा में रह सकता है और परमाणु हमले का भी इस पर कोई असर नहीं होता। बोइंग E-4B का नाइट वॉच विमान राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में एक मोबाइल कमांड पोस्ट की तरह काम करता है। इसीलिए इसराइल और ईरान की जंग के बीच इसकी उड़ान लोगों के लिए एक खासतौर से जो स्ट्रेटजिशियंस हैं उनके लिए एक कौतूहल का विषय है। वो इस उड़ान से चौंके हैं क्योंकि इसको वो ये मान रहे हैं कि ये अमेरिका के इस जंग में सीधे शामिल होने का संकेत है। विमान ने लुइसियाना प्रांत के बॉसियर सिटी से उड़ान भरी थी और रात के 10 बजे ये वॉशिंगटन डीसी के पास उतरा था। इसके उड़ान के पाथ को भी उन लोगों ने ये माना है कि ये पाथ एक नॉर्मल पाथ नहीं है। अगर इसकी उड़ान की जाती है जब कभी इसको जनरल उड़ान के, ये इसको इसलिए अलग माना जा रहा है कि ईरान और इजराइल के वॉर में ये उड़ान पहली उड़ान है और इसकी तैयारी शायद ये माना जा डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध में शामिल होना मान लिया है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं, इस तरह की बातें अब आपके सामने लगातार आती जा रही हैं। इस बार ट्रंप के जो उलटबासी बयान है और जो उनके एक्शन है उनको लेकर तमाम विशेषज्ञ अब सिर्फ वहाँ जो चल रहा है उसके आधार पर ही अपना आकलन कर रहे हैं। तो ये जो E-4B की जो प्लान है इसको लेकर सब लोगों को ये लग रहा है कि आखिर इस प्लान को क्यों उड़ाया गया, वो भी ऐसे वक्त में, क्योंकि 9/11 के दौरान इस प्लेन का इस्तेमाल किया गया था। जो भी बड़ी मेजर आपातकालीन घटना हुई है कुछ समय से तो उनमें इस प्लेन को जॉर्ज बुश ने इसका इस्तेमाल किया था। इसी तरह के विमान का 1995 में तूफान ओपल के दौरान फेमा जो फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी की टीम भी इसी तरह से गई है और इस विमान के आकाश में नजर आने को अमेरिका के किसी एक बड़े फैसले का संकेत माना जाता है। तो इसको इस प्लेन की उड़ान को लेकर बहुत सारी चर्चाएं थी तो मुझे लगा वो सब हैं। और चूंकि जो ट्रंप हैं उन्होंने अपने पहले बयान से जो तेज़ी से युद्ध में कूदने की बात थी उससे वो वापस हुए हैं और उन्होंने कहा कि 14 दिन तक वो नहीं करेंगे। इसके पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन एक बड़ा कारण ये भी है कि पिछले कुछ समय से जब से ट्रंप ने सत्ता संभाली थी उसी के बाद से उन्होंने नाटो के अपने सहयोगियों को बड़ी बेइज्जती के साथ उनको संबोधित कर रहे थे और उनके साथ किसी तरह के सहयोग की बात नहीं कर रहे थे। बाकायदा चेतावनी के तौर पर बात कर रहे थे कि उनको अपना रक्षा बजट बढ़ाना पड़ेगा, अमेरिका अपने कंधों पर नहीं ढोएगा। लिहाजा जब ये उन्होंने खमेनी को मारने तक की जो एक तरह एसिसिनेशन का जो बताया कि हम कर सकते हैं, जिसको एक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में एक बेहतर संदेश नहीं माना गया किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष या सुप्रीम लीडर को इस तरह की सड़क की भाषा का इस्तेमाल करने को लोगों ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का भी बहुत बड़ा वायलेशन है और इस तरह से किसी अमेरिकन राष्ट्रपति को भी इस तरह बोलते हुए नहीं देखा गया था, खासतौर से जब कोई किसी दूसरे राष्ट्र के जो सरकार है उसके हेड के तौर पर काम कर रहा हो। उसके बाद जिस तरह से ट्रंप को उम्मीद थी कि नाटो इसके बावजूद उनके साथ खड़ा होने की होड़ में लग जाएगा, नाटो ने इस तरह का कोई संकेत नहीं दिया। यानी जब सीधे तौर पर हमले की आशा जाहिर पाकिस्तान जो अमेरिका ने सीधे तौर पर हमले की जो एक इसको कह सकते हैं कि शुरुआत करते हुए दिखाया, उस पर नाटो ने कोई भी सहयोग उनको देने से इनकार कर दिया। लिहाजा उनको इस पर अपने फैसले पर इसकी वजह से भी शायद हिचक हुई। इसके साथ साथ पुतिन ने जिस तरह से सीधे तौर पर कहा है कि अगर हमला होता है तो उसके बाद स्थितियां बदल जाएंगी, चीन भी खुलकर चीन ईरान के समर्थन में, तो लिहाजा इस पूरे उसको एसेस कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा तुलसी गबार्ड और तमाम लोगों ने जो रिपोर्ट दी थी वो रिपोर्ट्स भी कम से कम ट्रंप के इस युद्ध में कूदने की तरफ तो कोई बहुत साफ
उनको प्रोत्साहित नहीं करती हैं। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा कारण हो सकता है हिचक का कि वो इसमें नहीं जा रहे हैं। ईरानी जो ईरान के साथ जिस तरह से अभी वहाँ की जनता खड़ी है, वो मुझे लगता है जो अमेरिका और इज़राइल की शुरुआती आकलन था कि वहाँ की जनता इस वक्त इस सरकार से बहुत परेशान है और इसके खिलाफ चूँकि डेथ टू खamenei एक पूरा मूवमेंट भी वहाँ चल रहा था, उसके साथ एकदम सड़कों पर उतर आएगी, तो ऐसा नहीं दिख रहा है। अभी वहाँ पकड़ मजबूत दिख रही है खamenei की। मैंने कल डिटेल से उस वीडियो में बताया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप कृपया उसको जाकर देखें। इसके अलावा महंगा युद्ध जो है मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में रोज़ 2500 से 3000 करोड़ रुपया इजराइल को खर्च करना पड़ रहा है, और ये सब पैसा उसको इजराइल फंड के नाम पर अमेरिका से मिलता है, जो लगभग 30,000 करोड़ से ज़्यादा का सालाना उसके अमेरिका के बजट का हिस्सा होता है। अगर हम लोग इसको देखें कि तेहरान से जो हिंदुस्तान में पहुंचे हैं छात्र, 110 छात्रों का पहला जत्था पहुंच चुका है, 600 छात्रों को फिर से निकाला जा रहा है। उनके हाथों में तिरंगा था, चेहरे पर एक संतुष्टि दिख रही थी और उनके माँ बाप बहुत सरकार को जो है धन्यवाद दे रहे थे। किसी भी देश की सरकार यही करती जो भारत कर रही है, तो लिहाजा इसको बहुत ज़्यादा हम लोग ये नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, भारत प्रॉम्प्ट एक्शन ले रहा है और पहले का भारत और इसके भारत में ये अंतर आपको कहना पड़ेगा कि अभी आया है। उन लोगों के अगर बयानों पे जाते हैं तो उनके मुताबिक पूरा तेहरान जो है एक खंडर की तरह दिखाई दे रहा है। वहाँ तबाही का मंजर है जो हम लोग सोशल मीडिया पर या उस पर नहीं देख रहे हैं। लेकिन छात्रों का कहना यह है जिस भी रास्ते से वो आ रहे थे, टूटी हुई बिल्डिंगें, ध्वस्त हुई सरकारी इमारतें उनको वहाँ दिखाई दे रही। तो इसका मतलब ये है कि ईरान में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है, लेकिन वो अभी मीडिया पर नहीं आ रही। तो ये हम लोग इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अभी भी जो ईरान के जो उनके सिस्टम्स हैं उनको हैक करने के लिए इजराइल की तरफ से बहुत बड़ा काम चल रहा है। इजराइल के लोग जो हैं वहाँ, यहाँ तक कि उन्होंने उनके 9 करोड़ डॉलर भी चुरा लिए हैं। ये फारसी में शिकारी गोरैया ये हैकर है ईरान इजराइल युद्ध में। इजराइल का हैकर ग्रुप है गोसन के दरानदे, यानी फारसी में इसको शिकारी गोरैया कहा जाता है। इसने सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज नोबिटेक्स से 9 करोड़ डॉलर यानी लगभग 800 करोड़ रुपए चुरा लिए हैं। इससे सरकार वहाँ बहुत ही ज़्यादा हड़कंप की स्थिति में, क्योंकि इस वक्त तो उनको जो पैसा उनके रिजर्व में वही मायने रखता है। इसके साथ साथ कल आपने देखा होगा कि इस तरह से हैक किया गया सरकारी टेलीविज़न चैनलों को ईरान के, और वहाँ आमिना महिसी का जब बाल काटने का और उसका जो अलग अलग घटनाएं थी जिसमें हिजाब को जलाने की घटनाएं, उन तमाम चीज़ों का विजुअल जो है वो एयर हो रहा था। तो वो सब जो इस पर ईरान की मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। इससे ज़्यादा सबसे बड़ी आज की बात घटना यही है कि वहाँ बहुत ज़्यादा कोई एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं हुआ। अब तक 450 मिसाइल ईरान दाग चुका है, हज़ारों ड्रोन दाग चुका है। लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा ईरान ने जो मिसाइलें दागी हैं उसमें सजील मिसाइल भी थी जो 6000 किलोमीटर प्रति घंटा का सफ़र तय करती है। तो एक लड़ाई हम लोग जो देख रहे हैं वो एक अलग किस्म का वॉर है, जिस पर मैंने पूरा डिटेल से आपको बताया था। अगर हम लोग ये एक थोड़ी सी बातचीत करें कि आखिर ईरान के साथ ये स्थिति यही कहा जा रहा है कि नेतन्याहू सीधा तौर पर ये चाहते हैं कि वो इस बार ईरान की जो एटॉमिक पावर है उसको ख़त्म कर दें। ईरान ने 1980 से ही ये कोशिश शुरू कर दी थी कि वो एटम बम बनाए, क्योंकि जब से पाकिस्तान के पास एटम बम होने की बात हुई तो दो तरह की बातें हुई। एक तो सुन्नी मुस्लिम्स के पास एक आ गया जो ईरान के लिए बहुत ही परेशानी का बायस है, और उनको कई बार इसको वो अपने आप को इन्फीरियर देखते हैं कि साहब शिया वर्ल्ड के पास कोई परमाणु बम नहीं है, लिहाजा वो इसके लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर मैं उसको पूरे तौर पर देखते हैं इतिहास के तौर पर कि इजराइल ने किस तरह से इसको रोकने की कोशिश की, चूँकि 89 में AMAD प्रोजेक्ट की रूपरेखा बनाई गई थी ईरान में, और ये कोशिश की गई थी कि 2004 तक उनके पास 5 परमाणु बम होंगे। और उसके बाद नेतन्याहू ने ये खुलासा किया था। तो शुरुआत में ज़रूर ये बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर एक समझौते के बाद इस पर शुरू हो गया था काम वापस से ईरान में। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से ईरान के तमाम वैज्ञानिकों को जो परमाणु युद्ध उससे जुड़े हुए थे उनकी हत्याओं की घटना, क्योंकि 13 जून को जिस तरह से 5 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे जो अलग अलग उसको कमांड कर रहे थे, और कुल मिला के अब तक उन्होंने 14 परमाणु वैज्ञानिकों को अभी मारा है जो 13 जून के बाद इजराइल के अटैक हैं। लेकिन इजराइल 2004 के बाद से ये कोशिश करता रहा कि ईरान के जो प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक हैं उनको मारा जाए,
उनको अलग अलग घटनाओं में उनको मौत के घाट उतार दिया जाए, ताकि ये परमाणु बम का कार्यक्रम रुका रहे। ये कोशिश बहुत दिन तक कामयाब हुई, अब उसमें कामयाबी नहीं मिल रही थी, लिहाजा वो इजराइल इस तरह सीधे वार पर आया। मैं कुछ घटनाएं सिर्फ बताऊंगा, इसके बाद मिडिल ईस्ट में वॉर का इतिहास क्या है उस पर एक छोटा सा वो देंगे, क्योंकि आप को लगता है कि अभी ये कुछ दिन आप आज देखेंगे तो आज ये मुख्य खबरों से उतर चुकी है, यानी इजराइल का हिस्सा अब धीरे धीरे हिंदुस्तान के अखबारों के अंदर के पेजों पर जाता रहेगा, क्योंकि अगर इतिहास पे गौर करते हैं तो वहां युद्ध निरंतरता है। मिडिल ईस्ट में युद्ध उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बना हुआ। ये इस बार थोड़ा इसलिए लोगों को ज्यादा लग रहा है क्योंकि तो सोशल मीडिया और लोगों के पास डायरेक्ट एक्सेस होने की वजह से फुटेज जो सीधा मिल रहा है उससे उनको इसमें एक नया चीज दिख रही है। लेकिन हम इतिहास में बताने की कोशिश करेंगे कि पिछले 1900 से लेकर अब तक लगभग 60 से ज्यादा बड़े युद्ध लड़े जा चुके हैं, यानी आपको अलग अलग समय पर ये एवरेज क्या कहता है ये बताएंगे। लेकिन पहले आर्देशिर हुसैनी पोर को 2007 में पहली बार जो बड़ा इस्फान यूरेनियम संयंत्र का हेड था उसको मार दिया गया था। उसको रेडिएशन विषाक्तता के साथ मारा गया था, जिसे गैसिंग की घटना कहा गया। इसके बाद मसूद अली मोहम्मदी को जनवरी 2010 में मारा गया। ये पार्टिकल फिजिक्स और ARGC का सीनियर साइंटिस्ट था। इसको मोटरसाइकिल बम से मारा गया था। इजराइल और अमेरिका पर शक हुआ था। माजिद शहरेरी को नवंबर 2010 में मारा गया। ये भी कार पर माउंटेड माइक्रोवेव, ये न्यूक्लियर इंजीनियरिंग का हेड था, वहां नतांज का, वहां से मारा गया। और फेरीदौन अब्बासी, इसको मारा गया 2010 अप्रैल में, लेकिन ये बाद में जिंदा रहा। मतलब इस पर जो अटैक किया गया था वो विफल हुआ, लेकिन इसकी शायद इजराइल इसको इतना अहम मानता था कि इसको 13 जून 2025 के हमले में इसकी मृत्यु हो गई। ये AEOI का प्रमुख था और ये एयर स्ट्राइक में मारा गया। डेरियस रेजेन जुलाई 2011 में मारा गया। ये हाई वोल्टेज न्यूक्लियर ट्रिगर्स जो बनाता था उसका, इसको मोटरसाइकिल सवार दुश्मन ने गोली चलाई, इसको मोसाद का शिकार माना गया। ये भी कहा गया कि IRGC ने शायद इसको एजेंट होने के नाते मार दिया। मोस्तफा अहमदी रोशन को जनवरी 2012 में मारा गया। ये भी नटांस का पॉलीमर इंजीनियरिंग का था, कार बम से इसको मारा गया। दोनों पर IRGC ने कहा, मोसाद और CIA दोनों पर आरोप लगाए गए। मोहसेन फखरी जहाज जो अभी नवंबर 2020 में मारा गया था, ये न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का प्रमुख था और इसको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिमोट फायरिंग कार बम द्वारा गोपनीय ऑपरेशन, इसकी मृत्यु पर बहुत बड़ी चर्चा हुई थी, आपको याद होगा उस वक्त। तो ये वो मोहम्मद महबी तराचनीची, ये भी 13 जून 2025 को मारा गया। अभी इसी में कार बम से गोलीबारी से मारा गया। इसके अलावा बहुत सारे हैं जो लगातार कोशिश ये की गई कि उनको अब इस पूरे मसले में किसी भी तरह से काम न करने दिया जाए। अब अगर हम लोग इसके भविष्य के तौर पर देखते हैं तो आयतुल्लाह खोमैनी पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। वो एक कॉर्नर में हो रहे हैं, लेकिन उनके साथ लोग खड़े हैं, यही बड़ी बात है। अभी तक वो जो है वो आंतरिक और बाहरी दोनों दबाव का सामना कर रहे हैं। अकेले इजराइल के पास पूरे ईरान को घुटनों पर लाने की ताकत नहीं है। अमेरिका की सक्रिय भागीदारी की ज़रूरत है। ये फाइनेंशियल टाइम्स की बात है और ये बताता है कि ईरान के जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी वो तीनों चीज़ें जिनका हमास और उन सब के बीच में, वो हमास, हिजबुल्ला और हौती, वो तीनों का जिस तरह की चुप्पी है वो ईरान की इस पॉलिटिक्स पर जो उसका जो स्ट्रेटजी उसने तैयार की थी कभी कि ये तीनों उसके बाहर से उसके ताकतवर सहयोगी संगठन होंगे, वो मुझे लगता है कि वो इस समय कमज़ोर हुआ है। और परमाणु प्रतिक्रिया के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा एनी स्ट्राइक इन एंड itself only delays rather than permanently stop Iran nuclear program might trigger a nuclear cascade। इन्होंने सब कहा, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले टाइम में ये बड़ी चीज़ दिखाई दे रही है कि इसको कैसे रखा जाएगा। अब अगर मैं एक छोटा सा आपको वो देने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से ये पूरा कन्फ्लिक्ट लगातार 1900 से यहाँ होता रहा है। युद्धों की संख्या पर एक छोटा सा बातचीत करेंगे। 1900 से 2025 तक लगभग 60 से ज़्यादा बड़े युद्ध या सैन्य संघर्ष मध्य पूर्व में हुए। इसमें अंतर्राज्यीय गृह युद्ध, आतंकवादी उग्रवाद और बाहरी हस्तक्षेप है। मतलब इसका अर्थ यह है कि हर 2 वर्षों में एक प्रमुख युद्ध, और वर्तमान में जो छोटे संघर्षों समेत 45 प्लस जो युद्ध हैं वो इस समय पे हुए जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद है। मध्य पूर्व में इंटर स्टेट युद्ध जो है सबसे ज़्यादा समुद्र में हुए। 2023 से लगभग 10
सक्रिय राज्य आधारित युद्धों की संख्या है और 2000 के बाद ये सब गृह युद्धों से जुड़ी हुई है। अगर हम लोग 20वीं सदी में देखें तो जब राष्ट्र बन रहे थे, यानी प्रथम वर्ल्ड वॉर के बाद ये कई सारे तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के विघटन के बाद कई सारे नए राज्य उभर कर आए, जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद 48 से 70 का युद्ध जो है अरब इजराइल युद्धों का युग है, जिसमें कई अरब देश जो है इजराइल के खिलाफ लड़े थे। वो 1948, 1956, 1967, 1973 लगभग हर एक दशक में युद्ध हुआ। कुल 4 बड़े युद्ध हुए 1880 से 1980 से 1990 के बीच में। ईरान इराक का जो 8 साल का युद्ध है और जो गृह युद्ध है वो लीबिया और सीरिया में बढ़ते चले गए। 2000 के बाद के युद्ध, गृह युद्ध और अशांतियां, इराक युद्ध, सीरिया, यमन, आईएसआईएस, गाजा, यानी निरंतर चलता हुआ संघर्ष है। और 2024-25 का ये जो अब चल रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरे युद्धों की एक औसत वहाँ एक युद्ध की जो शांति काल है वहाँ 1 से 2 साल ही है। इसके बाद वहाँ हर एक छोटी मोटा युद्ध शुरू हो जाता है और 5 साल में एक बड़ी घटना समझ में आती है। तो ये एक बड़ा मुझे लगता है कि ये मध्य पूर्व के लिए, इसीलिए आप देखेंगे धीरे धीरे हम लोगों के लिए ईरान इजराइल की घटना वहाँ अंदर की तरफ जाती रहेगी और बड़ी जो घटनाएं हैं वो उसको अब जब कोई बड़ा अटैक होगा उसी पर कभी कभी आपको वो खबर दिखाई देंगी। अब मैं आगे की तरफ एक चलना चाहता हूँ। जो खबर मुझे लगता है कि आज के लिए स्पेशल मैं बताना चाहता था, वो खबर है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ, जो लॉ एंड ऑर्डर पर जिनकी पकड़ बहुत ही मैं ये कह सकता हूँ और आप तमाम लोग भी ये कहते हैं कि हमने एक बेहतर एक शख्स देखा है जो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर पर किसी के सामने झुकता नहीं है। लेकिन उसी के समय में एक इकोसिस्टम जो आपने देखा होगा, एग्ज़ाम को जो पेपर आउट करा रहे हैं, भर्ती हो रही हैं, उन सबको वो तोड़ नहीं पा रहे हैं। ये एक बड़ी चीज़ है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ जो ये है कि उन्होंने जो जांच के लिए जिस जांच की इजाज़त खुद मुख्यमंत्री ने दी हो, मुख्यमंत्री के उससे आया हो, वहाँ अगर सीबीआई को जांच के साथ सहयोग नहीं मिल रहा तो आप उसको क्या कह सकते हैं। ये सीबीआई ने एक बड़ा ही कड़ा लेटर लिखा है जो उसमें उसने बताया है कि सीबीआई निदेशक ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर यूपीपीएससी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। ये वो इकोसिस्टम है जिसको अभी योगी सरकार तोड़ने में मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सफलता हासिल नहीं कर पाई है। अब मैं थोड़ा सा इस खबर को बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती की परीक्षाओं की सीबीआई जांच बंद होने की नौबत आ गई। सीबीआई डायरेक्टर परवीन सूद ने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को लेटर लिखा है कि संदिग्ध लोक सेवकों के, यानी जो सरकारी अफसर हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के मामले में आयोग से सहयोग न मिलने और जरूरी कागजातों की अनुपलब्धता, यानी उनको दिए नहीं गए, उसके चलते ये जांच ठप हो रही है। 26 मई को अपने लेटर में उन्होंने लिखा था कि मैं ये कहने को विवश हूं कि आगामी 30 दिनों में यूपीपीएससी की ओर से इस संबंध में सार्थक प्रगति नहीं देखी गई तो सीबीआई सहयोग की कमी के कारण जांच और अन्वेषण को समय पूर्व बंद करने के लिए बाध्य होगी। निदेशक के पत्र के मुताबिक सीबीआई ने अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती 2010 में हुई धांधली के मामले में 4 अगस्त 2021 को एफआईआर दर्ज की थी और तत्कालीन सिस्टम एनालिस्ट गिरीश गोयल, तत्कालीन अनुभाग अधिकारी विनोद कुमार सिंह और लाल बहादुर पटेल के खिलाफ जांच शुरू करने की आयोग से अनुमति मांगी गई थी। लेकिन अभी तक उन्होंने पूरा इन लोक सेवकों की भूमिकाओं का विवरण देते हुए सक्षम अधिकारी के अध्यक्ष को 23 अगस्त 2021 को पत्र भेजकर अनुमति मांगी थी। अनुमति न मिलने के बावजूद फिर 9 जून 2022 को एक संशोधित प्रस्ताव फिर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया गया। फिर उसके अलावा यूपीएससी से एपीएस 2010 परीक्षा से जरूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को मांगा गया। इसके अलावा 12 मई 2022 से 14 मई 2025 तक सीबीआई को आयोग ने 5 पत्र भेजे। इसके अलावा सीबीआई ने पीसीएस परीक्षा 2015 के मामले में 5 मई 2018 को एफआईआर दर्ज के क्रम में 24 मई 2023 को आयोग को पत्र लिखकर संबंधित अभिलेख मांगे। उसके बाद 8 बार लेकिन वो नहीं मिला। 4 साल से जांच ठप पड़ी है। सरकार ने लोक सेवा आयोग की
जो 2012 से 2017 तक की अवधि में घोषित परिणामों की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। शुरुआती में जांच काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, लेकिन फिर ये मुकदमा होने के बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ये एक बड़ा इकोसिस्टम है जिसको मुझे लगता है कि योगी अभी तक उस तरह नहीं तोड़ पाए जिस तरह से तमाम लोग उनसे उम्मीद कर रहे थे कि वो किसी भी चीज़ को छोड़ते नहीं। एक दूसरा जिसको मैं पहले भी कह चुका हूं कि जेलों के अंदर अभी भी सरकार की जो है, मुझे लगता है जहां से जेल का दरवाजा शुरू होता है वहां से सरकार की सीमा खत्म हो जाती है। वहां सरकार बहुत कुछ करने में कामयाब नहीं होती और जेलों के अंदर उन्हीं का राज चलता है। भगवान बचाए कि जेल में जाने की नौबत ना आए, क्योंकि वहां आपके लिए कोई कानून आपका इंतजार नहीं करता। अगर हम यहाँ देखें तो अतीक के बेटे के पास नकदी मिली, हालांकि ये नकदी महज 1100 रुपया है, जिस समय पकड़ा गया होगा उस समय 1100 है, लेकिन 1100 हो सकती है तो ये 11,000 या 11 लाख तक या 1,10,000 तक होने में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो उसमें हालांकि इसमें उन्होंने डिप्टी जेलर कांति देवी, हेड वार्डर संजय द्विवेदी को निलंबित किया है और इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के लिए डीजी जेल ने दिया है। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये लगातार जेलों में आप देखेंगे कि वहां तक सरकार बहुत ज़्यादा उस नेटवर्क को तोड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुई। और अगर इन सारी घटनाओं को आप जोड़ लेते हो तो आप देखते हैं भ्रष्ट अधिकारियों का जो एक पूरा एक कंपोजिशन बन चुका है वो उत्तर प्रदेश में, उसको तोड़ने में अभी तक ये सरकार उतनी कारगर नहीं है जितना लॉ एंड ऑर्डर पर बाकी सब मामलों में वो दिखाई दी है। मुझे लगता है कि योगी को इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे इस तरह की चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। आज फिर हम लोग अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। योगी प्रधानमंत्री मोदी का बिहार का 51वां दौरा है, 20 दिन में दूसरी बार और पूरे साल में 5वां दौरा है, जो ये बताता है कि अब चुनाव की तैयारी में प्रधानमंत्री मोदी खुद से जुट गए हैं। क्योंकि बीजेपी ने अभी तक कोई अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चूंकि जो नियुक्त होना था वो नहीं हुआ, अभी तक जेपी नड्डा से काम चल रहा है। तो ये भी बताता है कि अभी बहुत सारे मसलों में बीजेपी को बहुत सारे फैसले लेने हैं, वो नहीं लिए जा रहे हैं। वो भी अध्यक्ष एक है, क्योंकि पहलगाम के बाद अगर आप चुनाव की तैयारी शुरू कर सकते हैं तो पहलगाम के बाद आप अपने अध्यक्ष का चुनाव भी कर सकते हैं, जो ये बताता है कि एक अनिर्णय की स्थिति में सरकार और संगठन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई कमी है। चाहे वो यूपी के अध्यक्ष को आप ले सकते हैं, बहुत लंबे समय से रुके हुए ये फैसले धीरे धीरे एक जड़ता की स्थिति की तरफ बात करते हैं, जो ये बताता है कि जनता जरूर साथ खड़ी है, लेकिन खुद जो उस पार्टी के लोग हैं, उस पार्टी का नेतृत्व है, वो शायद जनता के साथ खड़ा होता हुआ नहीं देखना चाहता। क्योंकि देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हिस्सा हैं, आप भले ही किसी का अंधा समर्थन कर सकते हैं, लेकिन जब आप लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति आंखें बंद कर लेते हैं तो आप अपने गले पर फंदा कसते हैं। ये एक निश्चित बात होती है। तो हम लोग आज खैर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर जाते हैं। ये जो है वो 5700 करोड़ रुपए कुछ का मतलब 5000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत होंगी। वो सब ये बताता है कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो एनडीए के गढ़ है उनको दोबारा से मजबूत किया जाए। पूरे समय में आपको दिखाई देगा कि एनडीए के अंदर जो पूरी तरह से है वो अभी तक ये तय नहीं हुआ कि उनका गठबंधन क्या होगा। विकास की घोषणाएं हैं, विकास अभियान है, विपक्षी छवि को कमजोर करने की कोशिश, ये आइडिया है। और मुझे लगता है कि सीट बंटवारे का जो स्थानीय समीकरण है वो अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हुआ। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से चिराग पासवान ने 243 सीटों पर लड़ने की बात की और अलग अलग वो हम अलग मांग रहा है, जीतन मांझी की वोटों का अलग है, उपेंद्र का अलग है, तो वो सब अभी जो है मुझे लगता है कि वो बहुत ताकत की तैयारी के साथ है। इसीलिए सीधा संवाद मोदी करना चाहते हैं। कुछ दिनों में आपको इस बिहार में अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी। डेवलपमेंट नैरेटिव पर बने रहने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। एक राष्ट्रवाद का मुद्दा वहाँ बड़ा रहेगा और एक वो डेवलपमेंट नैरेटिव पर कोशिश करेंगे। विरोधी समीकरण को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, क्योंकि माई समीकरण वहाँ एक इतना बड़ा समीकरण है जो अपने आप में इनके सामने सबसे बड़ा एक कारण बन जाता है। तो मुझे लगता है कि पीएम की जो ये यात्रा है ये विकास की यात्रा को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगी। 2019 के मॉडल की तरह कहीं स्पिन ना हो, ये भी देखेंगे। और अगर हम लोग इस पर बात करें कि कल आरजेडी ने ये सब कोशिश की कि वो सीधे तौर पर तेजस्वी को मिलने वाली कोई भी चीज़ को
किसी भी तरह की चुनौती को वहीं वो बंद कर दे, ये इसकी कोशिश है। अगर हम लोग इस पर देखें कि वो क्या उनके घरवाली चुनौती के लिए इस तरह किया, क्योंकि आपने देखा किस तरह से तेज प्रताप यादव ने एक नया टर्न लेते हुए, मैंने आपको बताया कि तेज प्रताप यादव के पास अपनी कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, उसके पास कोई अपना लोगों के पास जाने की क्षमता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद घर के उसको वो नहीं चाहता शायद कोई भी आरजेडी का नेता कि इससे कोई अंदर विरोध मिल सके। तो मुझे लगता है कि ये जो एक कोशिश है, ये एक बड़ी कोशिश हो सकती है। विरोधी गठबंधन के अंदर आरजेडी, कांग्रेस, आप आदि है, इनके अंदर जो सीटों को लेकर है, क्योंकि एआईएम भी चाहता है, विरोध करना चाहता है, तो और चिराग जो सहनी है वो भी इसकी कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा जो है फैसला हो सकता है कि जो आरजेडी ने तेजस्वी को अपने मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना दिया है। अब कल जिस तरह राहुल गांधी के जन्मदिन पर एक दूसरे के प्रति प्लेजेंट्री का एक्सचेंज हुआ है, वो भी ये बताता है कि कांग्रेस कम से कम तेजस्वी के लिए इस चुनाव में कोई बड़ी समस्या खड़े करने की मूड में नहीं है, और राहुल गांधी शायद ये जानते हैं कि यहाँ जो भी चुनाव लड़ा जाएगा वो तेजस्वी के नाम पर ही लड़ा जाएगा। तो वो एक बड़ी कोशिश होती है। मुझे लगता है कि ये जो है आने वाले समय के लिए एक बड़ा कारण हो सकता है। और इस दौरे पर बुनियादी ढांचा और उन तमाम आवास की बातें, मैं कहूँगा विकास की बातें उन्होंने करने की कोशिश की। अब एक उस खबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो खबर चुनाव जो हुए हैं 5 विधानसभा सीटों पर, उनमें से एक सीट निलंबुर जो केरल की है, इसके अलावा एक सीट बंगाल की सीट है। दोनों सीटों पर एक जगह पर बीजेपी दोनों जगह पर नहीं थी, लेकिन जो केरल की नीलांबुर सीट है, इस पर लगभग 74% मतदान हुआ है। और इसमें पिछली बार भी यूडीएफ कांग्रेस जो है वीडी सतीरथन ने से यूडीएफ की वापसी का पहला चरण बताकर कहा है। चुनाव अभियान जो है बिल्कुल लोकल मुद्दों पर रहा, लेकिन एलडीएफ पे जेईआई से गठबंधन का आरोप लगा। आईयूएमएल ने इसको स्वतंत्रता बताया था। मुझे लगता है कि ये बड़ा मुसलमान वोट बैंक का मूड वहाँ तय करेगा। उसी तरह से जो अगर हम वहाँ देखते हैं बंगाल में, तो वहाँ भी ये मुस्लिम वोट बैंक पर क्या रुख होगा उस पर तय करता है। लगभग 69 से 70% मतदान तय हुआ है, और टीएमसी ने यहाँ अलीफा अहमद को उतारा हुआ चुनाव में जो है यंग चेहरा देने की कोशिश की। मुर्शिदाबाद के दंगों के बाद जिस तरह अल्पसंख्यकों में चिंता हुई थी, टीएमसी उसको भी टेस्ट कर रही है। अगर मैं ये कहूँ, बीजेपी ने यहाँ विकास के मुद्दों की बात की, लेकिन यहाँ मुस्लिम वोट बैंक भी 54% के करीब है, 14% एससी है और एसटी है, लेकिन जो बेसिक लड़ाई है वो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है। और कांग्रेस और वाम की जो कोशिश है वो ये देखा जाएगा कि किस तरह से यहाँ वोटिंग में, मुस्लिम वोट में क्या उनका कोई असर दिखता है। बीजेपी सिर्फ इस चुनाव में अपने हिंदू वोट बैंक को एक बार टेस्ट करेगी कि क्या उसके पीछे वो कंसोलिडेट होता है। यदि टीएमसी हारती है, जो कि अभी मुझे लगता है असंभव दिख रहा है, तो वो वोट बैंक को समझने की और अगर 2026 के चुनाव से पहले इसमें मुझे लगता है बड़ी जीत उसको मिलती है, तो उसका हौसला बढ़ेगा। यूडीएफ की ये जीत कांग्रेस, अगर वहाँ हम लोग केरल की बात करते हैं, तो वो जीत उनको कांग्रेस और आईयूएमएल को कहेगी कि 2026 में शायद वो लौट सकते हैं, और एलडीएफ को वापस सोचना पड़ेगा। वहाँ बीजेपी को क्या वोट मिलता है, ये भी होगा कि आगे 2026 में क्या वाकई उसकी सिंसेरिटी उस चुनाव में होगी। इस पूरे चुनाव में निलंबुर में शशि थरूर का बयान भी सामने आ चुका। उन्होंने कहा कि उनको चुनाव में, इस उपचुनाव में प्रचार के लिए नहीं बुलाया, यानी पार्टी उनका इस्तेमाल नहीं कर रही है। अब शशि थरूर, मैंने जैसे कहा था कि जब वो लौटेंगे तो वो कांग्रेस पर प्रेशर बढ़ाएंगे, क्योंकि जब उनके पास एक दूसरा ऑप्शन मौजूद है तो वो पहले ऑप्शन में बेहतर डील कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको कहा है कि ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। वहाँ की स्थानीय पार्टी ने अभी इसका जवाब दिया है। जयराम रमेश ने अभी इस पर अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं है, लिहाजा उनका भी इंतजार करना चाहिए, तब वो खबर के तौर पर बड़ी होगी। तो 23 जून को जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि आखिर इस सबसे निकला क्या। लेकिन आप सबसे अनुरोध है कि एक बार फिर से आपको थोड़ा सा सहयोग करना होगा इस सब की रीच बढ़ाने में। तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकें। मैं एक और आपको थोड़ा दर्शकों को जानकारी देना चाहूँगा कि हम लोग धीरेन्द्र पुंडी डायलॉग पर एक खबरों से अलग कुछ बातचीत इस तरह की, क्योंकि एक रिपोर्टर की ज़िंदगी में कुछ सिर्फ खबरें ही नहीं होती, वो बहुत सारी चीज़ों से, इतिहास की भी जो अलग से एक सीरीज़ पर बात थी वो उस पर जाने की सोच है, क्योंकि हम यहाँ करंट इश्यूज़
पॉलिटिक्स और उसी पर जो हार्ड न्यूज़ है उसको रखेंगे, उस पर हम लोग साहित्य और बाकी तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। लिहाजा आपसे अनुरोध है कि आप धीरेन्द्र पुंडी डायलॉग को भी सब्सक्राइब करना शुरू करें। नमस्कार, धन्यवाद।